हम लोगों ने, और आज के टॉपिक हम लोगों का जो था वो था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। वो बेसिकली उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सोशल एक्शन, यूनिट नंबर 4 पढ़ा है ना। सोशल एक्शन, ये किंग जॉर्ज का सिलेबस है, यूनिट नंबर 4 में सोशल एक्शन क्या होता हाँ। है। हमारे इन्रिचमेंट के बारे में मैंने किताब 3 बताई, इंपॉर्टेंट थी। 4 किताब मैंने ग्रेस कोयले के बारे में भी आप लोगों से जिक्र किया, वो भी इम्पोर्टेंट रही है आप लोगों के लिए। सोशल एक्शन का जो उद्देश्य था, विशेषता था, उसके बारे में फिर पढ़ा। फिर मेथड बड़ा इम्पोर्टेंट था उसका, है ना। सोशल एक्शन का मेथड बड़ा इम्पोर्टेंट है वो भी। सोशल एक्शन में एक चरण आता है, याद रखिएगा, चरण मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं, आज ही सोशल बता करने का। देते सर, सब लिख हाँ, तो लेते। ये चीज़ें थोड़ा, और बाकी जैसे कल यूजीसी नेट की एक क्लास होगी, वो मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बना रखा है पहले से भी। उसमें ना सोशल वर्क के कुल मेन मेन पॉइंट है, सारे मेन मेन पॉइंट है, और उसी पॉइंट को मैं कल एक बार फिर आप लोगों के लिए रिकॉल करवाऊंगा कल की क्लास में, महत्वपूर्ण। तो फिलहाल आज देखते हैं ये पेपर, और हम सभी लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इस पेपर के बारे में। सितंबर 2013 का पेपर है ना, 2013 का पेपर है ये। और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 20 तक कवर किया था, याद है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से। सर सर, क्वेश्चन नंबर 21 से पहले सर, इस अभिकथन तर्क वाले का सर एक जो ट्रिक लेकिन और क्योंकि सर कैसे जोड़ करके होता है, चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा यहाँ बता देखिए, देंगे सर तो हाँ, हम लोग को समझ में आ पहले जाए। एक चीज ध्यान सुनिएगा, एक कूट है यहाँ पे, है कूट। जी। ये पहले कोट कहता है ए आर दोनों सत्य हैं, दूसरा हम्म, वाला कहता है ए आर दोनों असत्य हैं, यानी दोनों सत्य नहीं है, गलत है। तीसरा कहता है ए सत्य है, आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता। आर जो है, यानी जो ये आर है, जो तर्क है, ये ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी इसकी व्याख्या नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जो आर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यदि ये वाला पॉइंट सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यहाँ पे मैं अगर आर में लिखता, मैं लिखता कि समाज कार्य की 3 प्रणालियां हैं, मैं आर में लिखा 3 प्रणालियां हैं। अब मैंने ए में लिखा यहाँ पर ऑप्शन में कि जो समाज कार्य की 3 प्रणालियों में केस वर्क, ग्रुप वर्क, प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, ठीक है, जहां व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किया जाता है। तो इसका मतलब है कि सही व्याख्या हो गई, सही व्याख्या, क्योंकि मैंने मेन पॉइंट तो इसमें बोल दिया कि समाज कार्य की प्राथमिक प्रणालियां 3 होती हैं। फिर मैंने कथन में कहा कि केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क की जो तरीका है समाज कार्य में करने का, तो वो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करता है व्यक्ति के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि ये व्याख्या करती है। तो एक तरीका ये होता है समझने के लिए। दूसरा तरीका आपको करना क्या होता है कि आपने तर्क पढ़ा, तर्क पढ़ने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्योंकि लगाए, आप यहाँ पर क्योंकि शब्द जोड़े, और क्योंकि लगा के फिर उसके बाद आप ए को पढ़े। पहले आप आर को पढ़ना, फिर आप आर पढ़ने के बाद उसमें क्योंकि लगाए, और यदि वो लाइन सही तरीके से आपके रिदम में आ रही है, एक रिदम होता है ना, एक सही तरीके से अगर रिदम में आ रही है, तो उस प्रक्रिया में आप ये कहेंगे कि यार ये तो इसका ऑप्शन जो है सत्य माना जाएगा, यानी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। ध्यान, एक चीज ध्यान सुनो आप लोग, जैसे यहां पर देखिए, इस सवाल को मैं पढ़ता हूं, आप थोड़ा सा करिएगा अच्छे से। पहला अभिकथन क्या कहता है कि औद्योगिकीकरण और संयुक्त परिवार, देखिए, और सोचो थोड़ा सा, जो इंडस्ट्रियल चीजें होती है वो औद्योगिक चीजों को शामिल कर रहा है। और का मतलब है कि एक और बात इसमें बता रहा है, कह रहा है कि संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली के बारे में सोचिए। प्रणाली के टूटने के बीच का जो संबंध है, उस संबंध का अध्ययन करने की आवश्यकता है। देखिए, ये जरूरी है आज के समय में संयुक्त परिवार। एक तो ये तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को सही करने का। आज के समय में आप लोग सभी लोग जानते हो, तर्क करो कि संयुक्त परिवार जो टूट रहा है, आज एकल परिवार बन रहा है। कारण ये है कि संयुक्त परिवार बेसिकली एक बड़ा परिवार होता है, और खासकर ज़्यादा प्राथमिकता हम लोग गांव को देते हैं। लोग पलायन गांव से शहर की तरफ कर रहे हैं,
ठीक है। और दूसरी चीज ये रही कि लोग एकल मतलब यूनिट एकाकी तरीके से रहना चाहते हैं, एकाकी मतलब एकांत रहना चाहते हैं, हौच पोच में नहीं रहना चाहते हैं, शांति माहौल बनाकर रहना चाहते हैं लोग। इस वजह से भी संयुक्त परिवार बेसिकली विघटन हो रहा है, लोगों में एकजुटता नहीं आ पा रही है, एक मत नहीं आ पा रहा, इसकी वजह से संयुक्त परिवार कई रीजंस बन सकते हैं। और खासकर एक बात तो यहाँ साफ शब्दों में ये बताने का प्रयास भी आप लोगों से कर रहा है कि औद्योगिकीकरण की वजह से, है ना, औद्योगिकीकरण भी एक प्रकार का रीजन रहा है, एक कारण रहा है, जो बेसिकली क्या करता है, वित्तीय या फाइनेंशियल चीजों को जोड़ता है, और ये मानसिकता लोगों के अंदर बन जाती है, जिसकी वजह से एकाकी परिवार की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और ये इस कथन पे अगर मैं बात करता हूं तो पहला वाला पॉइंट यहाँ पे सही है। दूसरा पॉइंट कहा कि यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों, देखो यहाँ एक शब्द जोड़ दिया सिर्फ, अब समझिएगा पॉइंट को, यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही कई प्रकार के शोध करने की मांग करता है। अब देखो मेरा कहने का आशय ये है कि मैंने कहा अभी आपसे कि प्राथमिकता हम लोग वहां पर बेसिकली गांव पर देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गांव की तरफ ही चले जाना है। क्या शहर में नहीं होता? शहर में भी होता है, शहर में। तो जरूरी ये नहीं कि केवल गांव के क्षेत्रों में ही हम शोध करने की मांग है, शहर में भी तो है। समझ इस बात को, शहर में भी तो शोध करने की मांग है। अतः मैं आप लोगों से कहूंगा कि तो आर गलत है, लेकिन इस विकल्प में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ए सही आर गलत है। लेकिन पॉइंट नंबर अगर मैं सी की बात करता हूं, क्योंकि सी कहता है कि आर ए की व्याख्या नहीं है। कैसे नहीं है इसको भी समझिए। या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार के शोध करने की मांग इसमें दी गई है, मतलब रिसर्च करने की बात की गई है समाज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में। जो ये लिखा हुआ है उसमें कहीं पर ये ऐसे शब्दों के बारे में जिक्र भी नहीं किया जा रहा है कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों को स्टडी के लेकर या रिसर्च को लेकर बात की जा रही हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं किया गया है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहां पर तो सेपरेट हो गए भैया कि दोनों अलग अलग बातें हैं। तीसरी बातें, इसकी व्याख्या करना है कैसे। या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही कई प्रकार के शोध करने की मांग करता है, तो आपके विचार में, आपके मन में आया भैया क्यों ऐसा? क्योंकि औद्योगिकीकरण और संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने के बीच संबंध की अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहां आपको क्या करना है, जो शब्द है जिस पे ज्यादा बल देना है वो बल देना है सिर्फ पर। जब आप सिर्फ पर बल दोगे तो पॉइंट अलग बन जाएगा। यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही कई प्रकार के शोध करने की मांग करता है, क्योंकि औद्योगिकीकरण और संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने के बीच का संबंध का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ये देखो शहर में भी हो सकता है, यहाँ शहर में भी हो सकता है। जरूरी यहाँ पे ना कि केवल ग्रामीण चीजों को ही रिलेट कराए, है ना, जरूरी नहीं कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही रिलेट कराए। तो मैं आपसे कहूंगा कि ए आर यहाँ पर ए तो सही है, आर असत्य है, और आर यहाँ पे पॉइंट में बेसिकली दिया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीधा कह दिया कि आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, और ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन यानी विकल्प आपका तीसरा जाएगा, है ना, ये तीसरा जाएगा। अभी और सवाल आएंगे, मैं आपको और चीजों करके बताएंगे व्याख्या करके, तो आप और अच्छे समझ पाओगे धीरे। देखिए एक सवाल और आ गया, अभिकथन कारण वाला आज जो है आप लोग तय कर लीजिए कि ये प्रश्न अगर आ जाए परीक्षा में तो गलत ना हो, ठीक है, यहां से आज तय कर लीजिए। देखो अभिकथन है, कारण है। अब यहां पे पहले मैं ऑप्शन दिखाता हूं। पहला कहता है कि दोनों सही है, दूसरा विकल्प कहता है ए सही है, आर का सही व्याख्या है। मतलब देखो यहां पर बता रहा है कि ए भी सही है, आर सही नहीं कहा है, इसने कहा कि जो ये आर है ए की व्याख्या है। तीसरा कहता है ए तो भाई गलत है, आर सत्य है, यानी पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही है। डी वाला ए सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का प्रश्न। कहा कि जो सामाजिक क्रिया है, देखो आज आप लोगों ने सामाजिक क्रिया पढ़ा है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज ही पढ़ा है आप लोगों ने। जो सोशल एक्शन है ये सामाजिक प्रगति के लिए मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी, है ना, बेसिक। सामाजिक क्रिया सामाजिक प्रगति के लिए मूलभूत सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने के व्यवस्थित तथा जागरूक प्रयास है। अब सोचो, सोशल एक्शन जो किया जाता है, जरूरी ये नहीं कि आप संशोधन के लिए ही करो,
आप किसी बड़े स्तर पर परिवर्तन के लिए ही करो। आप ये भी कर सकते हो कि कोविड-19 के बारे में या HIV एड्स के बारे में जागरूकता भी फैला सकते हो सोशल एक्शन के माध्यम से। ये काम आप कर सकते हो। सोशल एक पॉजिटिव शब्द है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि सामाजिक क्रिया के माध्यम से इसका जो बेसिक चीज़ होती है वो समाज को प्रगति होता है कि समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जिस तरीके की समाज डिमांड चाहती है उसके अनुकूल कार्य होना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे सत्य हो गया है। अब ध्यान से सुनिए आर वाला। सामाजिक कानून और सामाजिक नीतियों को सुधारना इसमें शामिल है। देखिए बात को सुनिए, अगर विकल्प में आर लिखा होता, यदि विकल्प में आर लिखा होता कि आर भी सही है तो यहां पे सही माना जाता, लेकिन किसी विकल्प में आर सही नहीं लिखा हुआ है और आपकी परीक्षा में आएगा ए भी सही है आर भी सही है, ये आपके विकल्प में आएगा। ठीक है, 8 तारीख को। तो सामाजिक कानून और सामाजिक नीतियों को सुधारना सामाजिक क्रिया में शामिल है। अच्छा आप बताओ, जब सामाजिक कानून और सामाजिक नीतियों को सुधारना इसमें शामिल है, क्योंकि क्योंकि ये क्यों कह रहा है भाई, क्यों क्यों कह रहा है कि सुधारना शामिल है कानून और सामाजिक नीतियों को, क्यों क्यों कह रहा है? क्योंकि सामाजिक क्रिया सामाजिक प्रगति के लिए जो बेसिक सामाजिक स्थिति है उसको प्रभावित करने की व्यवस्थित और जागरूक प्रयास करता है। जब आप कानून और नीति को सुधारोगे तो लोग जागरूक होंगे, लोग प्रभावित होंगे, लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो बताओ व्याख्या है कि नहीं है? बताओ, आप ही बताओ, व्याख्या इसकी मानोगे कि व्याख्या कर रही नहीं कर रही है सर, है सर। बिल्कुल है। यानी ये पॉइंट आप कह सकते हो कि सत्य है, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, आगे देखो और भी सवाल आएगा, फिर अभिकथन और कारण से बहुत ध्यान सुनिए। ठीक है, थोड़ा सा समय तो लग रहा है लेकिन आपका यहाँ पे कंठस्थ हो जाएगा चीजों को ध्यान से सुनने में। अभिकथन है, तर्क है, फिर मैं विकल्प की तरफ जाऊंगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का दोनों बेसिकली गलत है। ए सत्य है, आर सही नहीं है। ए सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट कहता है अभिकथन कि मनोवैज्ञानिक सामान्यतः इस पर सहमत होते हैं कि आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि कहता है कि वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? प्लीज हेलो। नहीं सर, गलत है। नहीं सर, नहीं सर। देखो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा साइकोलॉजी के आधार पे, तो उसमें कुछ विद्वान होते हैं, उन विद्वानों को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे टर्मन रहे हैं, अल्फ्रेड बिनेट रहे हैं, विलियम स्टर्न रहे हैं, ऐसे कई विद्वान रहे हैं, स्टर्न हॉल भी रहे हैं, जो मनोविज्ञान के बेसिकली अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। तो पॉइंट आपसे कहता है कि सामान्यतः इस पर सहमत हैं कि बुद्धि लब्धि वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। मैं बता दूं आईक्यू लेवल को प्रभावित करने के कुछ कारक रहे हैं। आपको सुनो, मैंने आपसे कहा कि ये जिस वातावरण में आप रहते हो, ठीक है, जिस परिस्थिति में आप जहाँ रह रहे हो, अगर आप हिंदी वाली परिस्थिति में रह रहे हो तो आप बेसिकली फ्लुएंट हो जाते हो हिंदी बोलना। इंग्लिश वाले में परिस्थिति में या स्ट्रक्चर में रहते हो, वातावरण में रहते हो तो आप फ्लुएंट आप जो है इंग्लिश भी बोल लेते हो, है ना। ये बात आप लोग भली भांत तरीके से जानते हो, जिस तरीके का वातावरण रहता है वैसा बच्चा ढलता भी है, वो लोग भी वहाँ पे ढलते हैं। तो बुद्धि लब्धि वो होती है, आईक्यू होता है। आईक्यू बेसिकली क्या करता है, बेसिकली ये ज्ञान को, जब हमारा ज्ञान बेसिकली क्या होता है, डेवलप होता है, हम एक दूसरे से लोगों से सीखते हैं, है ना। हम जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। बात समझ रहे हो ना? क्या ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो आप? भाई बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, कई अलग मानवीकृत एक परीक्षण होता है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो मानसिक आयु, वास्तविक आयु क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बुद्धि लब्धि निकाली जाती है ना, बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। तो एक व्यक्ति के बारे में अगर हम पूरी जानकारी रखते हैं, तो जैसे मैंने एक ब्लॉक ले लिया, एक स्केल ले लिया और उस स्केल पे ब्लॉक ले लिया और उस ब्लॉक को मैंने कहा कि इतने टाइम मतलब 30 सेकंड या 20 सेकंड में आपको फटाफट लगाना है,
अब इसी के आधार पर मैं स्केल से जांच करता हूं तो आपकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के बीच में आती है ना सब। तो ये जो क्रियाएं रही हैं, यदि आप उस वातावरण में या उस इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आप सही तरीके से चीज़ों को सीखने में क्या करते हो, सक्षम हो जाते हो, आपको चीज़ें पता होती है। आप यदि उस सकारात्मक वातावरण में नहीं रहते, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहते, तो शायद आप कुछ चीज़ों को ना सीख पाते, है ना। निगेटिव चीज़ देखो, एक जंगल में बच्चा अगर रहता है तो जंगली व्यवहार करता है, एक समाज में एक बच्चा रहता है तो सामाजिक व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि के लिए एक कारक है जो वातावरण है, वो जो कि वातावरण है। मैं आप सबसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि बुद्धि लब्धि वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है, वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है, ये बात सत्य है। अब दूसरी पॉइंट में देखिए कार। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बुद्धि लब्धि यहाँ पे भी लिखी है, बुद्धि लब्धि यहाँ पर भी लिखी है, तो उसको व्याख्या कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, जो कि वो ऑप्शन फिर क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसके आधार पर मत करिएगा इस तरीके के सवाल। फिर सर लेकिन मेंटली रिटार्डेड बच्चे में तो ये नहीं फॉलो होगा सर। किस बच्चे में नहीं होगा सर? मेंटली रिटार्डेड में। हाँ, जो मेंटल रिटार्डेड वाले बच्चे होते हैं उनको वातावरण नहीं प्रभावित करता है। क्यों नहीं करता है? उनकी तो सर स्केल ही है, उनकी आईक्यू मापने की स्केल ही है। बिल्कुल सर, है ना। बेस्लर स्केल है, बिनेट स्केल है, बहुत सारे ऐसे स्केल हैं साइकोलॉजी में सर, उनमें तो बिल्कुल होगा। अगर मैं आप समझ नहीं पाए क्या मैं कह रहा हूँ? अगर वो बच्चा अगर सही तरीके से अगर आप उसको वातावरण में ला रहे हो, हम विद्यालय वगैरह जब बच्चे आते हैं तो क्या सिखाते हैं, ताकि बच्चे का सोशलाइजेशन हो सके, कि और बच्चों को देखे वो किस तरीके से बच्चा बैठा हुआ, मैं भी बैठूँ, बच्चा हिट नहीं कर रहा मैं भी हिट ना करूँ, है ना। ये चीज़ें उस पर देखने को मिलती है, तो वहाँ पे बच्चे सीखते हैं। जब सीखते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, ब्लॉक वगैरह के माध्यम से उसके आईक्यू का टेस्ट करते हैं। आईक्यू टेस्ट हमेशा बदलता रहता है सर, एक जैसा नहीं रहता है हमेशा। आज कुछ अलग है, 6 महीने बाद आप करवाओगे तो कुछ अलग है। हाँ, एज बढ़ने के साथ बदलता है। हाँ, तो बढ़ता घटता रहता है आईक्यू लेवल, और जब बढ़ता घटता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वातावरण प्रभाव तो डाला, तभी तो घटा बढ़ा, तभी तो घटा। हाँ, तो यही चीज है, इसलिए हाँ, होगा सर, जैसे ट्रेनिंग उसको दी जाए। हाँ बिल्कुल। फिर कहता है कि बुद्धि लब्धि जैविक विशेषता है। अब सुनो, मैं ऊपर कह रहा हूं वातावरण को प्रभावित करता है, तो जैविक का मतलब था बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जन्मजात वाली प्रक्रिया, जैसे एक प्रकार की जैविक विशेषता है। और ये पॉइंट यही गलत है। आईक्यू मैंने कहा घटता बढ़ता है, तो ये बायोलॉजिकल चीजें नहीं होती हैं कि देखो बहुत लोग क्या जिनके बच्चे मेंटल रिटार्डेड है, क्या उसके माँ बाप रिटार्डेड है? नहीं। क्या जो बच्चे को मैंने देखा भी, आप लोगों ने देखा भी होगा, फिजिकली तरीके से हैंडीकैप हैं, क्या उनके बच्चे भी फिजिकली हैंडीकैप से होंगे? नहीं ना, नहीं कहा जा सकता ऐसी बातें। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बेसिकली दर्शाते हैं कि ये बायोलॉजिकल होते हैं, बट आईक्यू नहीं होता है, और इससे बदला नहीं जा सकता है, क्यों? मैंने कहा कि घटता बढ़ता है, तो इसका मतलब है परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका मतलब है साफ साफ सही तरीके से आर गलत है या नहीं। जिस आधार पर मैंने ए की व्याख्या की है, उस तर्क के आधार पे आर गलत होगा कि नहीं होगा? गलत है सर। जी सर, गलत है सर, आर बिल्कुल गलत होगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ए सही है, आर गलत है। अब देखिए पॉइंट नंबर बी और सी में ए आर दोनों गलत है, इसमें बी में, और सी में ए सत्य है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। और व्याख्या की भी बात करता ना मैं, तो व्याख्या बिल्कुल नहीं है, सीधा सीधा गलत कर दिया तो व्याख्या हो ही नहीं सकता। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अभिकथन और कारण पर, ठीक है, ध्यान से सुनो। जन शिक्षण संस्थान कहता है कि उपांतीय व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मतलब जन शिक्षण संस्थान प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज टू द मार्जिनाइजेशन। मतलब एक प्रकार उपांतीकृत, हाँ, जो उपांतीकृत व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, है ना,
जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को क्या करने की कोशिश करने का प्रयास कर रहा है, वो उनको जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने की बात कर रहा है। सही है। उपांतिकृत वाले बच्चे समझते हो आप लोग, जो पीछे हाँ सर। जो वंचित वर्ग के लोग हो, वही व्यक्ति ना। ये सर। तो अच्छा आप ये बात सोचो, क्या ये पॉइंट सही नहीं है? बिल्कुल सही है सही है। भाई, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब थोड़ा सा इसके बारे में सुनो, समझो, जब समझोगे तब अच्छे से कर पाओगे परीक्षा में भी। जन शिक्षण संस्थान भारत में एक प्रकार से एक अभिनव शैक्षणिक संस्थान के रूप में जानी जाती है, या आप ये कह लीजिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, बेसिकली उनको साक्षरता से जोड़ने का काम करती है ये। जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ गए हैं उन बच्चों को कहती है ये संस्थान, जन शिक्षण संस्थान कि व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको दिया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब उनको कैरी बैग बनवाया जाए, सिखवाया जाए, कोई ओकेशनल एक्टिविटी सिखाया जाए ताकि वो अपनी जीवन यापन जो है सही तरीके से कर सके। जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं, अब भाई उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, उनको बेसिकली वो सही तरीके से कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट ही क्यों ना हो इस समय। तो ये कहती है जन शिक्षण संस्थान कि उन बच्चों को बुलाया जाए और उन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, बट किसका? प्रोफेशनल तरीके से, ओकेशनल भी, कैंडल, एनवलप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उन बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए और वो रोजगार समाज अपनी जीविका को चलाए, ये कहती है। चलो ठीक है, और किनको कहती है? खासकर वही बच्चे हो जाएंगे फिर उपांती व्यक्ति हो जाएंगे। इसका मतलब ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? व्यावसायिक प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त करता है। ये बात देखो सही है, अगर आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखे हो, आप प्रोफेशनली कुछ चीज़ें सीखे हैं, ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं, तो आपको वहाँ पर क्या होगा? आप सशक्त होंगे, जो उद्यमी बन जाएंगे एक प्रकार से, जो एक प्रकार से उद्यमी बन जाएंगे। यानी एक प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हो बेनिफिशियरी के पार्ट में आप लोग एक अहम रोल अदा करेंगे, जो उद्यमी बन जाए। उद्यमी का मतलब समझ रहे हो कि मैं बताऊं? उद्यमी बहुत सरल शब्द, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। यहाँ व्यावसायिक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, व्यावसायिक व्यक्ति जो नया कोई कारोबार शुरू करता है ना, समझ रहे हो? जैसे वो व्यक्ति जो कोई नया कारोबार शुरू करता है और उससे जुड़ जाता है, और उससे संदर्भ में चाहे वो लाभ हो या हानि हो या जो भी उठाता है, उस प्रक्रिया में उसको उद्यमी कहा जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये भी पॉइंट आपका सही हो गया फिर तो। अब आप सुनो मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। पहले ने ये कहा कि उपांती व्यक्तियों को व्यवसाय ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको प्रदान किया जाएगा और एक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। दूसरे में कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त करेगा और उद्यमी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उद्यमी बन जाएंगे। क्या आप इस प्रश्न के आधार पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, क्या ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी सर, कर रहा है सर। लेकिन आप समझ नहीं पाए फिर। अब चलो एक तरीका और सुनो, क्योंकि लगाता हूं, ट्रिक लगाता हूं। व्यावसायिक प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त बनाता है, जो उद्यमी बन जाते हैं, जो एक प्रकार से नया कारोबार शुरू कर लेते हैं, उद्यमी बन जाते हैं। सर, जरूरी नहीं कि उद्यमी बन जाए, सही कह रहे हैं। नहीं, अब सुनिए बात को, सुनिए पहले बात सुन लीजिए। क्योंकि जन शिक्षण संस्थान उपांती व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्लीज म्यूट रहें, ध्यान से सुने। व्यावसायिक प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त करता है, जो उद्यमी बन जाते हैं, क्योंकि जन शिक्षण संस्थान उपांती व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। क्या आपको ये सही स्टेटमेंट लग रहा है? क्या सही रिदम में आ रहा है? सर स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है सर, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि जन शिक्षण संस्थान केवल व्यक्तियों को व्यवसायिक बनाता है। मैं बता रहा हूँ मैडम, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, पहले मैं कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यक्तियों को क्या करता है? सशक्त बनाता है, उद्यमी बन जाते हैं। अब देखो ये बात अलग है। फिर कहा कि क्योंकि अब ये व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है जन शिक्षण संस्थान में, ये बात सही है। जन शिक्षण संस्थान की बातें ये सब लिखना चाहिए था इसको आर में लिखता ये कि ये, क्योंकि ये संस्थान कराता है ना व्यावसायिक प्रशिक्षण, तो इसको आर में लिखना चाहिए था और ये लिखना चाहिए था ए में।
तो यहाँ पे जब वो, क्योंकि ये व्यावसायिक प्रशिक्षण था और यही व्यावसायिक प्रशिक्षण फिर यहाँ पर ए में बन जाता कि व्यावसायिक प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त बनाता जो उद्यमी बन जाते हैं, तब आप कहते व्याख्या सही थी। लेकिन उल्टा कर दिया, ऊपर के नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान में उपांती व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया, कहा गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ उपांती व्यक्तियों के बारे में, यहाँ तो कहा व्यावसायिक ट्रेनिंग, सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं और जो सक्षम लोग हैं वो भी हो सकते हैं, उनको प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त बनाता है और उद्यमी बन जाते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बेसिकली अलग अलग पार्ट अदा कर रहे हैं, अतः विकल्प आपका ए सही जाएगा यहाँ पर, सॉरी सी सही जाएगा, और जो कि ए सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है ना, सही व्याख्या नहीं है। आर अपने आप में सत्य है लेकिन दूसरे दृष्टिकोण में सत्य है। व्यावसायिक प्रशिक्षण बोला लेकिन ये जन शिक्षण संस्थान को लेकर बात नहीं कर रहा है, ये कोई और भी चीजें हो सकती हैं। लिखना चाहिए था इसको ना फिर नीचे, तो अगर लिखता तो मैं कहता भाई चलो ठीक है, उसको व्याख्या कर रहा वहां पे। व्यावसायिक प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त बनाता है, ये बात सत्य है। अब जरूरी ये नहीं कि जन शिक्षण संस्थान की ही बात यहाँ पे हो रही हो, और भी चीजें हो सकती हैं, योजनाएं भी हैं, कार्यक्रम भी हैं, और भी चीजें हैं जो बनाती हैं व्यावसायिक ट्रेनिंग में, सशक्त बनाती है उन लोगों को, है ना। तो इसलिए आपसे कहूंगा कि थर्ड यहाँ पे लगाइए। चलिए एक और सवाल देखिए, इसी तरीके का और भी सवाल है, यहाँ बैक टू बैक कई सवाल आ गया। ठीक है, चलो अब ध्यान सुनो। 25 में भारत में अपराध की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। देखो ये बात अगर हम लॉजिकल सोचते हैं आज के समय में तो 100% सही है, और आप ये बात कह भी सकते हो कि सत्य है सर कि भारत में जो है अपराध दर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और सही बात है, ये सत्य है, कोई तो राय नहीं। तर्क क्या कहता है? जो अपराध की दर बढ़ रही है, अपराध की दर बढ़ रही है क्योंकि लोगों में कौशल का अभाव है। चलो ठीक है, सत्य बात है, अगर लोग कौशल से सीखे रहते, सक्षम होते तो अपने काम में बिजी रहते, है ना, खाली नहीं बैठते। और वैसे भी आप सोच सकते हो अगर व्यक्ति खाली बैठा हुआ तो एक प्रकार से मान लीजिए कुछ कुतर्क ही कर रहा होगा। कौशल अगर होता तो कहीं ना कहीं काम पे लगा होता, तो कौशल का अभाव है, इसलिए ये बात सत्य है कि अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि रीजन दर्शा रहा है यहीं पे ही। फिर कह रहा है कि और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे गैर कानूनी तरीकों का उपयोग करता है। देखो तर्क भी गलत नहीं है, तर्क भी सही है, यहाँ पर ये पॉइंट सही है, क्योंकि अगर अपराध की दर बढ़ रही है तो कौशल का अभाव है, जिसकी वजह से गैर कानूनी तरीके से वो चाहते हैं पैसे को। जैसे आप आज के समय में देख ही रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट में बहुत दिक्कतें हो रही है ना भाई, कहीं से कुछ हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है आजकल, ऑनलाइन फ्रॉड। तो ये चीजें आप समझ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आर अपने आप में सही है और ए भी अपने आप में सही है। अब बात आती है व्याख्या वाली। अब सुनिए, ऑप्शन बी। अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर कि अपराध की दर बढ़ रही है क्योंकि लोगों के अपराध यहाँ पे जो है कौशल का अभाव है, और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे गैर कानूनी तरीकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि भारत में अपराध की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्या और जगह पे नहीं हो सकता? और जगह देखो, व्याख्या, बात को फिर से सुनो। अगर मैंने ट्रिक लगाने की कोशिश किया है, ट्रिक लगाकर भी बात करूंगा, तो यहां पे देखिए, भारत अपराध की दर बढ़ रही है क्योंकि लोगों में कौशल का अभाव है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे गैर कानूनी तरीकों को अपनाते हैं। क्योंकि भारत में अपराध की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी स्टेटमेंट दोनों से डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि लगाने, देखो जब स्टेटमेंट एकदम समान तरीके से आता है ना, इक्वल तरीके से बैठता है, तो हम कहते हैं व्याख्या हो रही है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में जैसे कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया, जब मैं क्योंकि लगा के पढ़ा, तो जब आपके मन में या आपके मस्तिष्क में व्यवधान उत्पन्न हो जाए या महसूस हो जाए तो तुरंत समझ जाइए कि व्याख्या नहीं है। और भारत में अपराध की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है अपने आप में अकेले ठीक है, वहां पे वो स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन वो नीचे जो चीजें दर्शाई गई है अपराध की दर के, यानी अपराध के बारे में बताने का प्रयास किया गया है, ना कि भारत का दृष्टिकोण दे रहा है। वो किसी स्टेट या किसी कंट्री के बारे में ये दृष्टिकोण नहीं पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है, यहाँ तो केवल अपराध के बारे में बता रहा है, लेकिन जो ये बता रहा है वो भारत में अपराध के बारे में स्टेटमेंट बता रहा है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट अलग हैं और दोनों के दोनों सत्य जवाब है, दोनों सत्य हैं। तो दोनों सत्य का मतलब केवल विकल्प ए यहाँ पे जाएगा, ना कि आपका डी भी नहीं जाएगा। ए सत्य है, आर की सही व्याख्या नहीं हो रही है, व्याख्या तो नहीं हो रही, बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आर लिखा नहीं है,
लेकिन यहाँ पे देखो आर लिखा हुआ कि दोनों सत्य है, आर भी सत्य है अपने आप में, है ना, तो इसलिए डी नहीं होगा यहाँ पे, और व्याख्या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ए बी में तो कह रहा भैया ए सत्य नहीं है, ये तो गलत मान रहा था, है ना, तो इसलिए आपका ए वाला यहाँ पे सही जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं कुछ हद तक, बताओ। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना, आगे बढ़ो। एक और सवाल देखो अभी कथन और कारण को लेकर, और ये सवाल आशा करता हूं कि अब आप लोग बताओगे, मैं पढ़ूंगा आप लोग जवाब मुझे दीजिएगा। बच्चों के आवासीय गृह के प्रभावपूर्ण संचालन के लिए स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारीगण, स्टाफ को स्नेहमय और मित्रवत होना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? सही है। जी सर, सही है सर। स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा तर्क क्या कहता है? कहता है बच्चों के आवासीय गृह उचित तरह से कार्य करें और उनके लिए आवश्यक है कि उन्हें नियमित रूप से निधिबद्ध किया जाए, नियमित रूप से निधिबद्ध किया जाए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर सही है। ए और आर दोनों सही है सर, ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। बिल्कुल। यहाँ यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं अपने आप में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो उस आधार पे डी वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि आर तो यहाँ पे सही बताया नहीं है, और यहाँ दोनों गलत, यानी ये तो आपका सी गलत है ही है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी भी गलत, तो यानी विकल्प अगर आपका जा रहा है इस प्रश्न में तो ऑप्शन नंबर जो जा रहा है वो आपका ए जा रहा है, अतः आपका पहला ही सही जवाब होगा। सर निधिबद्ध क्या होता है? देखिए निधिबद्ध जैसे रेगुलर फंडिंग होता है, फंड है ना, एक फंड होता है, फंड को हम लोग निधि बोलते हैं। हाँ निधि सर, समझ गए सर। रेगुलर फंडिंग की बात अगर हो रही थी यहाँ पर इनिशियल, तो उस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया था। ठीक सर, ठीक सर। चलिए एक सवाल आपके सामने आ रहा है, ये फैक्ट से संबंधित सवाल है। यदि आपको फैक्ट पता है तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग इस सवाल को सही जवाब दे दोगे। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम जो आता है वो 1936 का आता है, ये आप सबको पता होना चाहिए था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का नाम आता है, उपादान अधिनियम भी इसको बोला जाता है, और ये अधिनियम बेसिकली जाना जाता है सन 1972 के नाम से। एक अधिनियम आता है मिनिमम वेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का आता है। हम लोगों ने भी कल भी थोड़ा सा पढ़ा था बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में, या आप बोनस भुगतान अधिनियम कह सकते हो 1965 में। इसी में सेट ऑफ और सेट ऑन शब्द मैंने आप लोगों से कल भी पढ़ाया था इसके बारे में, है ना, इसी के अंतर्गत आता है। तो अब आपको लगाना किस रूप में है इसे, इसको लगाना अरेंज करना है आपको ऑर्डर। सर केजीएमयू को सर सोशल वर्क के नेट के पेपर से नहीं जोड़े हैं सर, वो अलग पढ़ा रहे हैं सर। अरे भाई सोशल वर्क का सिलेबस अलग है, केजीएमयू का सिलेबस अलग है। केजीएमयू की क्लास चलती 545 पे, यहाँ तो प्रैक्टिस हो रही है सोशल वर्क। सही बात है। हाँ यहाँ तो सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस हो रही है, यूजीसी नेट और उसका अलग अलग है ना। प्लीज क्लास पे डिस्टर्ब ना करें, इस तरीके की आपकी क्लास अलग है, ये चीज जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे वर्क क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। एक बार आप मुझे जरा इसका सीक्वेंस लगाएं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले 36 आएगा, फिर 48 आएगा यानी 3, फिर उसके बाद आपका 65 है, लास्ट में 72 है। सही जवाब आपने दिया है मैडम, यहाँ पर विकल्प डी होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जरा बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समूह या सोसाइटी के आचार, है ना, आचार के मानदंडों या सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाने वाले व्यवहार को किसके द्वारा परिभाषित करोगे? मान लो कोई समूह है, कोई सोसाइटी है ना, अब कोड ऑफ एथिक्स है, रूल है, एलियट एंड मैरी द्वारा। अच्छा ये बात आप कह रहे हैं एलियट और नहीं, ये देखो समूह या सोसाइटी मतलब समाज के आचार के मानदंडों या सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाने वाला जो व्यवहार होता है उस लुईस बेस्टर ने किया है। अरे गलत। हाँ लुईस बेस्टर ने किया है, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर देखने को मिल रही है, ये एक बिहेवियर से संबंधित सवाल था।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक सिद्धांत के अनुसार आपको सोचना है। वो सिद्धांत आपको सोचना है। बात क्या लिखी है? लिखा हुआ है कि बचपन के अनुभव, जो बचपन का अनुभव, रिपीट है क्वेश्चन, रिपीटेड है, बचपन के अनुभव प्रौढ़ व्यवहार को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन सी। मनोविश्लेषण से ऑप्शन सी मनोविश्लेषण। जब भी आप लोग ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक बना लीजिए, ये ट्रिक बना लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका बचपन का अनुभव जो है प्रौढ़ा व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है या प्रौढ़ बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है, तो उस परिस्थिति में बच्चों वगैरह के लेकर डिटेल में चर्चा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किया गया है। ठीक है, ओरल स्टेजेस, एनल स्टेजेस, लैंगिक स्टेजेस के बारे में बात किया है, जेनेटिकल स्टेजेस के बारे में बात किया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने किया है ये सारी बातें। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरीके का सवाल में सीधा सीधा बहुत समय बच जाएगा आपका। ठीक है, 2 से 3 सेकंड में ऐसे सवाल का जवाब दीजिएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बाकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पर इस सवाल के आधार पे। सेरोन किर्केगार्ड का नाम सुना है? सेरोन किर्केगार्ड का नाम, सेरोन किर्केगार्ड ने अस्तित्वात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, व्यवहार संशोधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है और व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत कार्ल रॉजर्स ने दिया है। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बात करते हैं चरों के बीच। देखो, मैंने भी हाल ही में वेरिएबल आपको कराया है रिसर्च में, थोड़ा ध्यान से समझना। वेरिएबल होते हैं, मैंने कहा शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक जो है स्वतंत्र वेरिएबल है ना, आश्रित वेरिएबल बेसिकली शिक्षार्थी है। शिक्षक चाहेगा वैसा स्टूडेंट में परिवर्तन कर देगा। तो सवाल क्या पूछा, कहा ऑप्शन बी सर, मान। अरे महान भाव, सवाल तो पढ़ने दो। चरों के बीच या चरों में संबंध के घोषणात्मक वक्तव्य को क्या कहेंगे, है ना? घोषणात्मक वक्तव्य को क्या कहेंगे? वैल्यूज नहीं हो सकते मैडम, कभी परिकल्पना। हाँ, चरों के बीच या चरों में संबंध के घोषणात्मक जो वक्तव्य है, जिससे हम किसी चीज को, नहीं, वक्तव्य का मतलब समझ रहे हो, किसी चीज को डिक्लेयर स्टेटमेंट दे रहे हैं या अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, है ना? तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग वेरिएबल इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दैट मीन्स परिकल्पना। जब चरों के बीच संबंधों के वहां पर हम घोषणात्मक वक्तव्य दे देते हैं, मतलब हमने भविष्यवाणी कर दिया, हमने कल्पना कर ली, हमने कल्पना कर लिया। और कल्पना मतलब परिकल्पना। उस परिस्थिति में परिकल्पना शब्द ही यहाँ पे प्रस्तुत होता है और मैं आप सबसे सही कहूंगा कि इसका सही विकल्प ही आपका माना जाएगा। आपका सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। जैसे चरों का कोई बीच है एक्स और वाई, मैं और उसके में एक घोषणात्मक वक्तव्य को, जैसे कि हम उसको कर दिए कि ये एक्स है और एक वाई, तो मान ही सर होना चाहिए। मतलब सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप। 2 या 2 से अधिक कोई चर हैं, चर समझ रहे हो ना आप? इतना हाँ सर, चर समझ रहे हो? ठीक, अब मेरी बात समझो। मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक कोई चर हैं, एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी, पाठ्य हो सकता है, पुस्तक भी हो सकती है, सैंपट हो सकता है, मजदूर, मकान हो सकता है, वहाँ का क्लासरूम हो सकता है, बहुत सारे हो गए। तो इसका मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध की घोषणात्मक जो कथन है, उस कथन को परिकल्पना कहा जाता है। अब परिकल्पना आपको पता है तो इस सवाल समझ जाओगे। परिकल्पना क्या है सर? परिकल्पना एक औपचारिक कथन होता है जो किसी अध्ययन में, किसी या स्टडी में, ठीक है, चरों के बीच संबंधों की भविष्यवाणी की जाती है, कल्पना की जाती है ना, भविष्यवाणी की जाती है, वो परिकल्पना होती है। और यही तो वही कहा गया कि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक ने क्या टेक्निक लगाया कि शिक्षार्थी ने ज़्यादा से ज़्यादा सीखने लगा, क्योंकि शिक्षार्थी ऑलरेडी एक वेरिएबल है, शिक्षक एक वेरिएबल है। वो टेक्निक मोटिवेशन हो सकती है, मोटिवेशन लगाया शिक्षक ने और शिक्षार्थी ने जल्दी से चीज़ों को सीख लिया। तो हमने कहा कि अगर ये मोटिवेशन मैं दूंगा अच्छे से तो शिक्षार्थी अच्छे से सीख जाएगा, ये हमने भविष्यवाणी कर ली। तो हमारी वेरिएबल, मैं वेरिएबल हूँ, आप वेरिएबल हैं, मेरी मोटिवेशन लर्निंग भी एक प्रकार की वेरिएबल है, लर्निंग भी वेरिएबल है, और आप दोनों के जो संबंध बन रहा है वहां पर बेसिकली मैं उसकी भविष्यवाणी भी कर दिया फिर
कि भाई वो चीज़ें हो सकती हैं। तो संबंधों के घोषणात्मक जो वक्तव्य होते हैं, जो कथन होते हैं सर, वो परिकल्पना कहलाते हैं, ना कि मान कहलाते हैं। कभी भी मान नहीं बनेंगे। अध्ययन में ना चरों के बीच जब संबंध का अध्ययन में या स्टडी के दौरान में आप वेरिएबल के बीच में संबंधों का अगर आपने भविष्यवाणी कर दिया है ना, भविष्यवाणी कर रहे हो तो वो हाइपोथेसिस। अब अगर भविष्यवाणी करोगे तो गलत भी हो सकता है, तो वो एरर होगा, वो आगे आपको मिलेगा। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, वो अलग का पार्ट है। हाइपोथेसिस एरर होती है लेकिन भविष्यवाणी की जाती है हाइपोथेसिस में, ये बात आपको ध्यान रखना है। घोषणात्मक वक्तव्य को ही आपको शब्द जहां पे दिखे वो तुरंत आपको समझ जाना है कहीं न कहीं एक प्रकार से ये कल्पना की बात कर रहा है, आगामी बात कर रहा है, भविष्यवाणी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणी जैसा शब्द परिकल्पना में ही देखने को मिलता है और किसी में नहीं आता है। जी। और सर जैसे चरों या चरों के बीच जो संबंध के अगर घोषणात्मक की जगह क्या रखते कि मान हो जाता है? घोषणात्मक, मैंने कहा घोषणात्मकता मतलब वही हुआ मोटिवेशन। नहीं, मैंने मान नहीं, कैसे मान कर दोगे? अरे भाई ऊट पटांग क्यों सोच रहे हो? जिस सवाल में वास्तविकता है उस तरीके से सोचो ना। सवाल कुछ अलग कह रहा है, आप सोच रहे हो कि इस सवाल में मैं क्या बना दूं कि मान। अरे मान तो एग्जामिनर हो सकता है कुछ और तरीके से बता रहा है। मान ये हो सकता है कि वेरिएबल के बीच में, जैसे दो वेरिएबल के बीच में ना, तब प्रश्न दूसरा बनता, वहां पे कोई वैल्यू निकल के आती, कुछ विशेषता बताता उसकी, और उस विशेषता के आधार पे वैल्यूज जो निकलते हैं, जो मान निकलते हैं, फिर उस विशेषता के आधार पे निकलते हैं। तो वो स्टेटमेंट विशेषताएं दर्शाता, उद्देश्य दर्शाता, तब मान कहते हैं आप, तब आप मान बोलते हैं। यहाँ पे विशेषता उद्देश्य नहीं दर्शाए जा रहे हैं कि आप मान बोलो। यहाँ तो घोषणाएं आगामी बताई जा रही हैं, आगामी डिक्लेरेशन कर दिया जा रहा है आपको। तो वो क्रियाएं परिकल्पना का पार्ट होंगी, ना कि मान की होगी। अगर मैं इसी सवाल में वेरिएबल की विशेषता बता देता है ना, विशेषता बताता है, उसके उद्देश्य बताते, तो आप कह सकते थे मान होता इस सवाल में। अब समझिए, आप बात समझे कि नहीं? समझ गया, है ना। अगर हाँ, ये चीज़ें जरूर ध्यान रखें आप लोग। ये आसान से सवाल पर आप ज़्यादा समय ले लेते हो, लेकिन फिलहाल अगर आपको समझ में आ जाता है बड़ी अच्छी बात है ना, लेकिन समय व्यतीत मत करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। जनसंख्या प्राचलन, प्रचलन का मतलब होता है एक पैरामीट्रिक टेस्ट और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। प्राचलन मतलब पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो जनसंख्या प्राचलनों और प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपलिंग, प्रतिदर्श सांख्यिकी के बीच जो है अंतर की सीमा क्या कहलाती है? बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे, प्लीज। सर प्रतिचयन त्रुटि, सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग प्रतिचयन पूर्वाग्रह। नहीं, सैंपलिंग एरर। समझो मेरी बात को, देखो मेरी बात को सुनो। जनसंख्या पैरामीटर और नमूना सांख्यिकी के बीच की जो अंतर होता है, जैसे जनसंख्या पैरामीटर और नमूना सांख्यिकी के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग नमूना त्रुटि कहते हैं, प्रतिचयन त्रुटि बोलते हैं उसको। देखो, नमूनाकरण त्रुटि क्या होता है? नमूनाकरण त्रुटि तब होती है ना जब किसी जनसंख्या की सांख्यिकीय विशेषता का अनुमान लगाने के लिए सैंपल का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, जब आप सैंपल का उपयोग करते हो, ठीक है, जब सैंपल का उपयोग करते हो सांख्यिकीय विशेषताओं में, तो वहां पे एरर बन जाते हैं, एरर बन जाते हैं। नमूने में, सैंपल में जनसंख्या के सभी सदस्य शामिल नहीं हो सकते। क्यों? बात सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं क्या? 10,000 सदस्य हैं तो 10,000 को शामिल नहीं कर सकता ना। मैं तो सैंपल निकालूंगा, 100 लोग या 10 लोग या 200 लोग या 500 लोगों को निकालूंगा, उस पर काम करूंगा ना मैं। ये तो बेस्ट ही है ना, इसी पर काम करूंगा ना। तो ये क्रियाएं बेसिकली दर्शाती हैं आपको नमूने का आकार बढ़ने से नमूना त्रुटि होती है। उस प्रक्रिया में ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। नमूना का मतलब सैंपल बोल रहा हूं मैं, और इस प्रश्न का सही विकल्प आपका प्रतिचयन त्रुटि होगा। आप देखो, चतुर्थक विचलन निम्नलिखित किस नाम से जाना? एक इसका और नाम है, ऑप्शन सी, रेंज। रेंज सर। अरे भाई, अर्ध अंत चतुर्थ रेंज। रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है उसको। हाँ, चतुर्थ रेंज। IQR इसको कहा जाता है, IQR बोला जाता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है ये, ठीक है।
तो चतुर विचलन का अर्ध अंतर चतुर्थक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। डेटा सेट में प्रथम और तृतीय चतुर्थांक के बीच का आधा अंतर होता है। आधा अंतर होता है। आपको बता दूं इसका फार्मूला, क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। इको कोई पढ़ा है इसमें? इको या कोई स्टैटिक्स पढ़ा है कॉमर्स से? यस जी सर, सर। हम सोशल वर्क में पढ़े हैं सर। हाँ, अगर आपने ये पढ़ा टाइल निकालने का तरीका, पहले आप मीडियन को क्या करते थे? असेंडिंग ऑर्डर लगाते थे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब फिर उसके बाद आप Q1 निकालते थे। Q1 निकालने का फार्मूला था n+1 बाई में 2। जो दी गई संख्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 संख्या दी है, 3 2 3 5 6 8 9, ये मान लीजिए कितनी संख्या दिया मैंने? 3 3 6 1 7, मान लो इतना संख्या दिया है। तो आपने ये जो संख्या लिया 7 प्लस में 1 में 2, 8 बाई 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 4। तो 1 2 3 4 ये चौथे नंबर का क्वार्टाइल 1 हो गया। क्वार्टाइल 3 में आप क्या करते थे? इसको ब्रैकेट में n+1 को ब्रैकेट में बाहर 3 लगा के 2 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर तो इनमें जो है आप क्या करते थे? जैसे अब यही आया है आपका यहाँ पे 8 बाई 4 को काटोगे तो आ जाएगा 2 और इनटू में करोगे 3 तो आ जाएगा 6। अब छठे नंबर पे देखना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आ गया 2। तो यानी आपका Q जो 1 था वो था आपका 8 और जो Q3 था वो आपका क्या आ गया था? 2। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे निकालिए तो आएगा यहाँ पे 6/3 और काटोगे तो आ जाएगा आपका 2। ये आपका जाए क्या आया आपका यहाँ पे? क्वार्टाइल डिवीजन आया ये। और जो रेंज होता है ना, ये दी गई संख्या में एक सबसे बड़ी संख्या ले लो 8 ले लो और सबसे छोटी संख्या आप 2 ले लो, डिवाइड कर देना और माइनस कर देना 6। ये 6 जो आया है आपका रेंज आया है, इसको रेंज बोलते हैं। क्वार्टाइल अलग से निकलता है, रेंज अलग से निकलता है। बहुलक अलग होता है, जो इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है, अधिक बार आई है, वो बहुलक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। यहाँ जैसे 2 बार 2 लिखा हूँ मैंने तो 2 आपका बहुलक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल। तो चतुर्थक विचलन इसी को कहा जाता है, अर्ध अंतर चतुर्थक रेंज बोला जाता है इसको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 33 में, ठीक है, यहाँ कहा गया है छुतहा एजेंट। छुतहा एजेंट समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? चलो अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शंस एजेंट की बात कहा गया, जो छुतहा, ठीक है, द्वारा आक्रामक और विचाराधीन रोग के लक्षण अथवा प्रथम चिन्ह के संकट होने के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? उद्भवन अवधि। एक समान अवधि बोल रहे हैं। टीका। अच्छा, उद्भवन अवधि। चलो अब समझिएगा मेरी बात को अच्छे से समझना। क्वारंटाइन। क्वारंटाइन नहीं होगा, है ना, क्वारंटाइन नहीं होगा। अब समझिएगा मेरी बात को। सवाल बड़ा आसान है। कहा कि किसी संक्रामक एजेंट के संपर्क में आने, मेरी बात को सुनिएगा, किसी संक्रामक एजेंट के संपर्क में आने और रोग के पहले संकेत या लक्षण के बीच की जो समय होता है उसको हम लोग उष्मायन अवधि कहते हैं। उष्मायन अवधि, उष्मायन अवधि कहा जाता है। किसी संक्रामक एजेंट है और उसके संपर्क में आने और रोग के पहले संकेत या लक्षण के बीच, मतलब कोई रोग है, उस रोग के फीचर भी बता दिया है ना, उसके बीच का जो अंतराल होता है उसको उष्मायन अवधि कहते हैं। ये फैक्ट है। रोग और अन्य कारकों के आधार पर उष्मायन अवधि कुछ घंटों से लेकर दशकों तक भिन्न हो सकता है ना। उस परिस्थिति में अलग अलग तरीके का चीज़ हो सकता है, जैसे तपेदिक एड्स या वेरिएंट, जैसे जैकब रोग इत्यादि ऐसे रोग हैं जो उष्मायन अवधि के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो लंबी अवधि तक हो सकते हैं डिजीज। सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उष्मायन अवधि को? उष्मायन अवधि को आप इसमें जो है इनक्यूबेशंस कहा जाता है। एक बार देखते हैं इसकी इंग्लिश।
यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर, हमारे सामने कौन सा था ये क्वेश्चन, 33 ना, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने साफ शब्दों में डिजीज के बारे में बताया गया। इंक्यूबेशंस कहा गया है इसको, क्या कहा गया है, इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है इसको, इनको, ठीक है। ये इंग्लिश में समझ में आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन का मतलब जानते हैं आप लोग, किसी रोग पैदा करने वाले जीव के संपर्क में आने के बाद जो संक्रमण विकसित हुआ है बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। जो सर अंतराल होता है सर, उसका लंबा पीरियड। हाँ, उसके बीच की अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड आप कह सकते हो या अवधि कह सकते हो अंतराल को। यह अवधि तब खत्म होगी जब बीमारी के पहले लक्षण दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तौर पर दिनों या हफ्तों में इसको मापते रहते हैं, नापते रहते हैं हमेशा, कितना है कितना नहीं है। उसी सर मैं लेप्रोसी में हूँ सर। हाँ हाँ तो लेप्रोसी में होता है सर इंक्यूबेशन पीरियड सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बड़ा आसान सवाल है, आप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जवाब इसका भी जल्दी से मुझे दे देंगे। 11 सर। ऑप्शन सी सर 11। 11 देख सकते हो, सबसे ज़्यादा डिजिट आया है 11, 11, 11 3 बार आया है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। देखिए, मैंने आपको नितांत के बारे में पढ़ाया है, कोटा सैंपलिंग के बारे में। क्या आप मुझे बता सकते हो कोटा जो सैंपलिंग है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि नॉन प्रोबेबिलिटी है? नॉन प्रोबेबिलिटी। क्या नॉन प्रोबेबिलिटी है? आपने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका कोटा सैंपलिंग। बाकी देख सकते हो जो क्षेत्रीय वाला है, एरिया वाला, सरल वाला, लॉटरी वाला, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ये तो लॉटरी एक पद्धति है, एक मैंने पढ़ाया आप लोगों को ना, लॉटरी हो गया, फिशबॉल ड्रा हो गया, टिकट प्रणाली हो गया, है ना, लकी ड्रा हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ाया, ये मेथड है ना, ये सब मेथड है जी ना, ये सब पढ़ाया है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 36, भावनात्मक रोधन क्या होता है? इमोशनल इंसुलेशन इसको बोला जाता है, इंसुलेशन बोला जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर आप जाइएगा, तीसरा विकल्प पढ़िएगा अच्छे से, यही विकल्प सही है कि भावनात्मक निवेश को वांछित परंतु असंभावित प्रतिफल में रोके रहने पर लक्ष्य करने वाली युक्ति ही भावनात्मक इंसुलेशन कहलाती है। सुनिए मेरी बात फिर से, भावनात्मक इंसुलेशन का मतलब होता है, भावनात्मक रोधन का मतलब होता है भावनात्मक अलगाव, है ना। यह एक रक्षा तंत्र है, ये एक रक्षा तंत्र है जो किसी व्यक्ति को अवांछित का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, निगेटिव कार्य, जो किसी व्यक्ति को अवांछित भावनाओं से बचाता है, अवांछित भावनाओं से बचाता है, क्योंकि यह परवाह ना किए या परवाह ना करने की एक ढाल बनाता है और यह स्वयं और दुनिया के बीच एक सुरक्षात्मक परत है और यह लोगों को खुद के बारे में सकारात्मक भावना के साथ सामाजिक और कार्य संबंधों को जो है नेविगेट करने की अनुमति देता है, नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो इस प्रक्रिया में भावनात्मक अलगाव का जो शब्द रिप्रेजेंट किया गया है ना, जहां बेसिकली दर्शाता है कि निवेश वांछित परंतु असंभावित प्रतिफल में रोके रहने पर लक्ष्य करने वाली युक्ति, और इस प्रक्रिया को बोला गया है रक्षात्मक तंत्र, और ये कार्य है भावनात्मक रोधन का। विकल्प आपका तीसरा सही है, यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ये बात आप जानते हैं वायुमंडल में। अल्ट्रावायलेट किरणें से वातावरण की सुरक्षा करने वाली वो सतह कौन सी है? आप लोग अगर पेपर फर्स्ट पढ़े हैं, ओजोन पैराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा जो करती है वो आप भलीभांत तरीके से जानते हैं उसका नाम, और वो है आपका ओजोन परत। ये जानते हैं कौन से मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हाँ, समताप मंडल में।
है ना। तो समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पैराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, जिसको मैं बोल रहा हूँ पैराबैंगनी विकिरण से बचाता है, और इसलिए इसे अक्सर अच्छा ओजोन भी कहा जाता है। आपको बता दूं, इसका एक दिवस मनाया जाता है, जानते हैं कौन सा दिवस, कौन सा दिन? 16 सितंबर। ओजोन दिवस। हाँ, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो केवल विकल्प यहाँ पर जो जाएगा वो ये वाला सही माना जाएगा, ये विकल्प। एक लास्ट सवाल देख लीजिए आज, है ना। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी आरोपित परिस्थिति या परिस्थिति का मतलब वहीं पे दर्जा नहीं है? देखो, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि जो स्टेटस है, एक स्टेटस है ना, और वो एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं इसको एस्क्राइब स्टेटस, है ना। तो उसमें कौन सा पार्ट आपका शामिल बताया गया है कि नहीं है? ज्ञान। एक निर्धारित स्टेटस इसको बोलते हैं ना, इसको आप कह सकते हो प्रदत्त परिस्थिति, इसको प्रदत्त परिस्थिति बोल सकते हो। तो प्रदत्त परिस्थिति जैसे आयु हो गया जन्म से, जाति हो गई, लिंग हो गया, ये जन्म से मिलता है। प्रश्न ये पूछा कि कौन सा प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, तो अर्जित कौन सी है? तो इसमें अर्जित दिया हुआ है, और अर्जित कौन है? ज्ञान है। ज्ञान है। अर्जित कौन है? ज्ञान है। तो निर्धारित परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को जन्म के समय या जीवन के बाद में अनैच्छिक रूप से दी जाती है उस प्रक्रिया में। जैसे इसमें देखो बताऊं उदाहरण, एक नस्ल होता है, ठीक है, जातिता होती है, लिंग होता है, ठीक है, वंश होता है, आंखों का रंग भी आपसे कहा जाए तो आंखों का रंग भी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक वर्ग भी हो जाएगा इसी में, है ना, सामाजिक वंश हो जाएगा। ज्ञान इसका पार्ट नहीं है, ज्ञान हो गया, है ना, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बात जरूर है। एक और सवाल देखिए, वैषम्य यानी वक्रता हमें बताता है, बताइए क्या? ऑप्शन ए। इसको हम लोग स्विकनेस कहते हैं। ये बताता है जो है समिति से प्रस्थान या विचलन अथवा विचरण की दिशा बताता है, अलग तरीके से ये चीजें बताता है। सही पॉइंट आपका ए हो जाएगा। प्रसरण क्या होता है? रेंज। नो। माध्य वर्गित अंतरों की औसत। हाँ, ये वर्गों का जो है अंतर, वर्गित वर्गों के जो है वर्गित अंतरों का औसत जो होता है ये कहलाता है आपका डी, क्योंकि ये पॉइंट आपका सही है। विश्व प्रौढ़ दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। बिल्कुल सही जवाब आपने पकड़ लिया, वृद्ध दिवस की बात कर रहा था और आप लोगों ने ए विकल्प दे दिया, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही रखिए 41 तक, ठीक है। कल हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे।